वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर जय वाघ और फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे फाउंडेशन बैच के कंसिक्वेंटली 13th लेक्चर में। तो बच्चों, हमेशा की तरह मैं आज भी अपने लेक्चर की शुरुआत एक पॉजिटिव थॉट से करूंगा और आज का पॉजिटिव थॉट वन ऑफ माय फेवरेट पॉजिटिव थॉट में से एक है। बच्चों, आज का पॉजिटिव थॉट है, इफ यू थिंक द कन्वर्सेशन इज हार्ड, if you think the conversation is hard, it is definitely worth having। इसका सिंपल मीनिंग है बच्चों, मैं इसे स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू कन्वर्ट कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। अगर आपको लगता है कोई कन्वर्सेशन, कोई बातचीत, कोई स्टडी, कोई टॉपिक, कोई स्ट्रीम आपको चैलेंज क्रिएट कर रही है, आपको लगता है कि ये मुझे थोड़ा सा डिफिकल्टी क्रिएट करती है, चैलेंज क्रिएट करती है, तो समझ लीजिए ये आपकी जिंदगी बदलने वाली है। अगर अगर वो चैलेंज क्रिएट करता है तो आपकी जिंदगी डेफिनेटली बदलने वाली है। तो टेक द चैलेंजेस एंड बी पॉजिटिव विद अ लिटिल बिट स्माइल ऑन योर फेस। कम टू द पॉइंट टू आवर 13th सेशन। बच्चों, आप आज तक जो 12 सेशंस हमने पढ़े थे, वो 12 सेशंस में हमने जो लेटेस्ट सेशन था 12th सेशन, उसमें हमने इपिथेलियल टिश्यू का इपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कशन करना शुरू कर दिया था। तो इपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कशन करते वक्त हमने कुछ बेसिक्स पढ़े थे इपिथेलियल टिश्यू के, जैसे कि इपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स होती है उसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती है, उसमें मैट्रिक्स का कोई भी दूर दूर तक गुंजाइश नहीं होती है क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट है। दूसरी बात, वो अवैस्कुलर होती है, वो नॉन नर्वस होती है, मतलब उसे ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई नहीं होता है। दे ऑल आर रेस्टिंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमने अपने 12 लेक्चर्स में की थी, अब तक के 12 लेक्चर्स में की थी। हाँ, अगर ये आपका पहला लेक्चर है तो प्लीज गो टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बायोलॉजी डॉक्टर वाघ और वहां पे जाके 1 से 12 तक के लेक्चर प्लीज देखिए। और सबसे जरूरी बात है, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन और शेयर करना मत भूलिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। हाँ, अगर आपको लगता है कि देयर इज अ कॉम्प्लीमेंट तो डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट कीजिए, और अगर आपको लगता है कि देयर इज अ कंप्लेंट तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू इवन कंप्लेंट मी। मेरा जो व्हाट्सएप का नंबर है मैं यहाँ पे शेयर करूंगा, तो प्लीज मुझे कंप्लेंट हो या कॉम्प्लीमेंट हो दोनों शेयर कीजिए। कम टू द पॉइंट बच्चों, तो एपिथेलियम टिश्यू में जो टाइप्स हमारे बचे हैं 13th लेक्चर में आज हम कंप्लीट कर देंगे, और अगर समय मिलता है तो हम मूव करेंगे कनेक्टिव टिश्यू की तरफ। तो बच्चों, कम टू द पॉइंट, एपिथेलियम टिश्यू में दो टाइप्स होते थे, एक तो था सिंपल एपिथेलियम और दूसरा था कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम का मतलब क्या होता है बच्चों? सिंपल एपिथेलियम का मैंने क्राइटेरिया बताया था। अगर एपिथेलियम टिश्यू सिंगल लेयर से बनी है, if epithelial tissue is made up of single layer of cells, it is called as a simple epithelium. And there were how many types of simple epithelium? Correct, there were 7 types of epithelial tissue in simple manner। तो कौन कौन से 7 टाइप्स थे एक बार रिकॉल कर देते हैं और आज के टॉपिक पर चले जाते हैं। तो सबसे पहला टाइप था बच्चों स्क्वामस एपिथेलियम। यस, स्क्वामस एपिथेलियम को हम पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते थे। हमने उसका स्ट्रक्चर देखा, उसका लोकेशन देखा, उसका फंक्शन देखा। उसके बाद जो सेकंड था वो था क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, करेक्ट, क्यूब जैसा शेप था। उसके बाद उसका लोकेशन देखा, स्ट्रक्चर देखा और फंक्शन देखा। थर्ड जो था वो था कॉलमनर एपिथेलियम। एग्जैक्टली ये सेल्स जो थी वो कॉलम लाइक थी, टॉल थी, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज कॉलमनर एपिथेलियम। जो चौथा टाइप था, सॉरी, वो था सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम, जैसे कि हमने रिकॉल किया था, जैसे कि हमने पढ़ा था कि सिलिएटेड एपिथेलियम कॉलमनर या क्यूबॉइडल ही होती है, सिर्फ उनकी जो फ्री एंड्स होती है, मतलब जो एंटीरियर एंड्स होती है, जो फ्री एंड्स होती है, वहां पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है सीलिया। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ सिलिएटेड, या जो कॉलमनर या क्यूबॉइडल है उसका ही एक टाइप वहां पे आ जाता है, सिलिएटेड कॉलमनर या सिलिएटेड क्यूबॉइडल। नेक्स्ट जो टाइप आज हम पढ़ने जा रहे हैं और वो है कंसिक्वेंटली फोर्थ टाइप, फिफ्थ टाइप है, और वो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो बच्चों, आज हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम, उसके बाद सेंसर एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम, ये तीनों टाइप कंप्लीट करके जो अपने सिंपल एपिथेलियम के 7 टाइप है वो कंप्लीट कर देंगे। प्लस एडिशन टू दैट हम कंपाउंड एपिथेलियम का भी आज डिस्कशन करेंगे, और उसमें सिर्फ 2 ही टाइप है, वो है स्ट्रैटिफाइड और ट्रांजिशनल एपिथेलियम। सो कम टू द पॉइंट, आवर टुडेस टॉपिक बिगिंस विद ग्लैंडुलर एपिथेलियम। बच्चों,
कंसिक्वेंटली फिफ्थ टाइप है। इससे पहले हमने स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर और सीलेटेड एपिथेलियम देखी है। ये कंसिक्वेंटली फिफ्थ टाइप है जिसका नाम है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। बच्चों, नेम इटसेल्फ सजेस्ट यू, ये नाम आपको खुद कुछ न कुछ प्रोवोक करता है, कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन देता है। ये वर्ड शायद आपने पढ़ा है, सुना है कहीं ना कहीं पे, ग्लैंड। ग्लैंड का मतलब होता है बच्चों समथिंग दैट सीक्रेट्स, इट्स कॉल्ड एज अ ग्लैंड। समथिंग दैट सीक्रेट्स, ऐसा कोई स्ट्रक्चर बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, एनिमल बॉडी में जो कुछ न कुछ सिक्रीशन करता है, उसे कहा जाता है ग्लैंड। दो इट इज अ वेग डेफिनेशन, बट मुझे लगता है कि आपको नॉक करना चाहिए कि ग्लैंड क्या होता है। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम, as the name suggests, those epithelium tissue which are present in gland or they act itself as a gland। फिर से एक बार बता देता हूँ, those epithelial tissue which are present inside the gland or they themselves they act as a gland are called as a glandular epithelium tissue। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू में वही पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर वही है, जो पैटर्न था वही है। पैटर्न था, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद लोकेशन और फाइनली पढ़ेंगे उसका फंक्शन। तो बच्चों स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर में कोई भी एपिथेलियम अगर आपको पढ़नी है तो एक बात आपको टू बी ग्रांटेड लेनी पड़ेगी, और वो होती है कि उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है बच्चों, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन मैं बहुत बार बता चुका हूँ, दिस इज फिफ्थ टाइम दैट आई एम टेलिंग यू रिपीटेडली कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है ये असेलुलर स्ट्रक्चर होता है, और हर एक सिंपल एपिथेलियम में बेसमेंट मेम्ब्रेन जरूरी होता है। तो यहाँ पे भी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। दूसरी बात, उसकी जो सेल्स है उसके बारे में डिस्कशन करते तो कैसी होती है सेल्स बच्चों। यू कैन सी हियर दे कैन बी कॉलमनर, दे कैन बी क्यूबॉइडल, दे कैन बी पिरामिडल। क्यूबॉइडल का मतलब होता है क्यूब शेप, स्क्वायर जैसी होगी। कॉलमनर का मतलब होता है टॉल होगी, और पिरामिडल का मतलब होता है थोड़ी सी ट्रायंगुलर होती है, थोड़ी सी ट्रायंगुलर, एग्जैक्टली पिरामिड जैसी नहीं होती है। तो ये तीन पॉसिबिलिटी है, एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। दे कैन बी क्यूबॉइडल, दे कैन बी कॉलमनर, दे कैन बी पिरामिडल। सही बात की। उसके बाद उसका जो न्यूक्लियस होता है, यू कैन सी द डायग्राम, आप डायग्राम देख सकते हो कि न्यूक्लियस एट द सेंटर नहीं है बच्चों, इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द बेस। मतलब जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसकी तरफ उसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। व्हाट इट सजेस्ट कि सेल्स इलोंगेट हो गई और उसका जो न्यूक्लियस था वो वहीं पर रह गया एट द बेस। तो न्यूक्लियस बड़ा होता है, न्यूक्लियस इज लार्ज इन साइज एंड प्रेजेंट एट द बेस। उसके बाद बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। You can see here in a diagram I have shown red color dots in cytoplasm। तो बच्चों साइटोप्लाज्म कैसा होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम का। ग्लैंडुलर एपिथेलियम का साइटोप्लाज्म होता है थिक, और सबसे जरूरी बात अबाउट द साइटोप्लाज्म, उसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो ग्रैन्यूल्स होते हैं ना बच्चों, ये होते हैं सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स। सिक्रीटरी क्यों? अरे भाई ग्लैंड का नाम ही ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सॉरी सेल्स का, टिश्यू का नाम ही ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, तो सिक्रीशन करना उनका काम है। तो कौन करता है? तो ये ग्रैन्यूल्स करते हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो साइटोप्लाज्म कंटेन सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स एंड दोज आर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ सिक्रीशन। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये जो स्ट्रक्चर था, इसके बाद हमें पढ़ना है इसका लोकेशन। तो बच्चों लोकेशन जो होता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट बन गया अभी। क्यों? क्योंकि लोकेशन के लिए आपको एक और बात जानना जरूरी है, और वो कौन सी है मैं दिखाता हूं आपको। तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज आती है। जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है ना, इसमें दो पॉसिबिलिटीज चली आती है। कौन सी दो पॉसिबिलिटीज होती है? तो सबसे पहले पॉसिबिलिटी होती है इट कैन बी यूनिसेल्युलर, इट कैन बी मल्टीसेल्युलर। तो देखिए, अगर यूनिसेल्युलर है कोई भी ग्लैंडुलर एपिथेलियम अगर यूनिसेल्युलर है तो उसका नाम होता है बच्चों गॉबलेट सेल। कौन सी सेल्स कहा जाता है उसे? प्लीज प्लीज प्लीज, यस, गॉबलेट सेल। क्या क्या कहा जाता है? गॉबलेट सेल। तो गॉबलेट सेल कहां पर होती है? यूजुअली गॉबलेट सेल जो होती है वो अपनी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होती है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो गैस्ट्रिक रीजन होता है, जो इंटेस्टिनल रीजन होता है, इसकी जो लाइनिंग होती है, इसमें बहुत सारी म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होती है, बहुत सारी HCl सिक्रेटिंग सेल्स होती है, एंजाइम सिक्रेटिंग सेल्स होती है, जो सिंगल सेल है लेकिन खुद एक ग्लैंड जैसा काम करती है। प्लीज डू रिमेम्बर दिस, क्योंकि आप जब 12th स्टैंडर्ड में जाते हो, आपकी नीट के वक्त तक आप ये भूल जाते हो कि यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम को हम बोलते हैं गॉबलेट सेल। तो इसके बाद हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर की। जो मल्टी सेलुलर सेल होती है बच्चों, मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये जो मल्टी सेलुलर होती है ना बच्चों, मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर, तो इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज आ जाती है। कौन सी दो पॉसिबिलिटी आ जाती है? डिपेंडिंग अपॉन वेयर
that gland for their secretion, it has two types. ये आपने शायद आपके 10th स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, पर मैं एक शॉर्ट में रिकॉल कर देता हूँ बच्चों. डिपेंडिंग अपॉन वेयर that glands secrete their secretion, there are two possibilities in glands if they are multicellular. तो एक पॉसिबिलिटी है बच्चों एक्सोक्राइन, दूसरी है एंडोक्राइन. तो बच्चों एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, मैं इसे थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ. जो एक्सो होता है, एक्सो इसका मतलब होता है आउटसाइड, और एंडो इसका मतलब होता है विद इन, मतलब इनसाइड. तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, मैं पहले इसका एग्जांपल दूंगा और बाद में इसे एक्सप्लेन करूंगा. तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों लीवर या सलाइवरी ग्लैंड. तो लीवर है, सलाइवरी ग्लैंड है, लैक्रिमल ग्लैंड्स है, बहुत सारे एग्जांपल्स मैं दे सकता हूँ. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है. तो लीवर या सलाइवरी ग्लैंड इसका एग्जांपल कैसे है और क्यों ये एक्सोक्राइन ग्लैंड कही जाती है, मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो बच्चों जो लीवर होता है या सलाइवरी ग्लैंड होती है, ये जो ग्लैंड होती है ना, ये रिलेटेड टू लीवर. तो ये जो लीवर होता है, ये सिक्रीशन करता है बाइल जूस का, और इसका जो टारगेट ऑर्गन होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम. तो बच्चों देखिए, द ऑर्गन विच इज प्रोड्यूसिंग एंजाइम इज प्रेजेंट हियर एंड द टारगेट ऑर्गन इज स्मॉल इंटेस्टाइन. तो अभी एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया. कौन सा प्रॉब्लम, कि वो जो हार्मोन या वो जो हार्मोन नहीं, वो जो एंजाइम है, वो जो सिक्रीशन है, उसे अभी यहाँ से यहाँ पहुंचाना है. तो कैसे पहुंचाएंगे आप उसे, तो डेफिनेटली आपके पास एक ट्यूब या डक्ट होनी चाहिए. तो ऐसी ग्लैंड जिसके पास खुद की डक्ट या ट्यूब होती है, उसे कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड. वेरी गुड. तो ऐसी ग्लैंड्स जो अपना सिक्रीशन टारगेट ऑर्गन तक किसी डक्ट या ट्यूब के जरिए, ट्यूब या डक्ट के साथ लेके जाती है, उसे कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड. दोज ग्लैंड्स व्हिच कैरी देयर सिक्रीशंस to the target organ with the help of their own ducts are called as a exocrine gland. And the best example is liver, salivary gland, lacrimal gland. So many examples are there. Then we'll move to endocrine gland. What is the best example of endocrine gland? The best example of endocrine gland is your pituitary, your thyroid. Your pituitary gland, your thyroid gland. So many glands are there. Those belongs to this category endocrine. तो बच्चों यहाँ पे आपको अगर एक्सोक्राइन अच्छे से समझ गई है तो बस अपनी थिंकिंग को रिवर्स कर दीजिए. कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं टू अंडरस्टैंड. सबसे अच्छी पढ़ाई अगर कहीं भी होती तो वो डिफरेंशिएट बिटवीन में हो जाती है. कम ऑन, एक्सोक्राइन का मैंने मीनिंग बताया था कि दोज ग्लैंड्स व्हिच possesses their own tube या ducts to carry their secretion, those are called as exocrine. तो बस मीनिंग को अपोजिट कर दीजिए. those glands which do not possesses ducts to carry their secretion. इसके पीछे भी एक फिजियोलॉजी, इसके पीछे भी एक महाभारत होता है, क्यों नहीं उन्हें डक्ट होती है. बच्चों यहाँ पे मैंने विद डायग्राम आपको दिखाया है कि लीवर का जो सिक्रेशन होता है उसे कहा जाता है बाइल जूस. ये जो बाइल जूस होता है, ये पूरे ह्यूमन बॉडी में, एंटायर ह्यूमन बॉडी में सिर्फ कहाँ पे लगता है पता है आपको, तो ड्यूडेनम में, मतलब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में लगता है. अदर देन स्मॉल इंटेस्टाइन ये कहीं पे भी यूज नहीं होता है. पॉइंट टू बी नोटेड, प्लीज ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए. एक्सोक्राइन ग्लैंड के जो सिक्रीशंस होते हैं, मैं तीसरी बार कह रहा हूं, इन्हें कहा जाता है जूसेस. इन्हें कहा जाता है जूसेस या एंजाइम्स. तो ये जो जूसेस या एंजाइम्स होते हैं ना बच्चों, ये टारगेट ऑर्गन तक जाने के लिए ट्यूब्स लगती है और इनका टारगेट ऑर्गन फिक्स्ड होता है, एक ही होता है. पर ऑन दी अदर हैंड अगर आप एंडोक्राइन ग्लैंड देखोगे, आपकी पिट्यूटरी कहाँ पे, यहाँ पे सिचुएटेड है बच्चों, दो आंखों के बीच में, ब्रेन के नीचे पोस्टीरियर रीजन में सिचुएटेड है. और वो कहाँ पे एक्शन करती पता है आपको, ऑल ओवर द बॉडी. आपकी बॉडी की एक भी सेल ऐसी नहीं है जो पिट्यूटरी का हार्मोन यूटिलाइज नहीं करती है. फ्रॉम योर हेड टू योर टो, ईच एंड एवरी सेल नीड योर पिट्यूटरी सिक्रीशन. तो आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे टारगेट ऑर्गन कोई एक नहीं है, कोई लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गन नहीं है, यहाँ पे एंटायर बॉडी ही टारगेट ऑर्गन बन चुकी है. तो दैट्स व्हाई क्या होता है कि आप इतनी सारी डक्ट्स नहीं कैरी कर सकते हो. तो इसका सिंपल एक सोल्यूशन निकलता है. क्या सोल्यूशन निकलता है, तो ऐसी कोई एजेंसी पकड़ लो जो हेड से टो तक पूरी सेल की तरफ जाती है, ईच एंड एवरी सेल की तरफ जाती है. तो कौन है, वेरी गुड, आपका गैस सही है. एक ही एजेंसी है ह्यूमन बॉडी में जो पूरी सेल्स तक जाती है और वो है बच्चों
वो है बच्चों ब्लड। वेरी गुड। तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उन्हें डक्ट्स नहीं होती है। दोज ग्लैंड्स व्हिच डू नॉट possesses ducts at all to carry their secretion, then where do they secrete their their secretions? Their secretions are called as hormones, and they do secrete their secretions into the bloodstream. That's why they are called as endocrine glands. तो इतना ही हम बात करेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में। मुझे नहीं लगता है अभी लोकेशन बताना जरूरी है और फंक्शन बताना भी जरूरी है, क्योंकि हमने तो इन डिटेल पढ़ लिया एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन के बारे में। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टाइप है, कंसिक्वेंटली सिक्स्थ टाइप है किसका, सिंपल एपिथेलियम का, वो है बच्चों सेंसरी एपिथेलियम। तो बढ़ते हैं सेंसरी एपिथेलियम की तरफ। एक्सक्यूज मी। सॉरी। तो जो कंसिक्वेंटली सिक्स्थ टाइप है सिंपल एपिथेलियम का, उसका नाम है बच्चों सेंसरी एपिथेलियम। तो सेंसरी एपिथेलियम में मैं आपके हार्डली 20 या 30 सेकेंड्स यूटिलाइज करूंगा। बच्चों सेंसरी एपिथेलियम पर आपको ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दो टिश्यू के नाम याद रखने हैं आपको। एक नाम है कॉलमनर, और दूसरा है न्यूरो सेंसरी सेल्स। तो कॉलमनर सेल्स और न्यूरो सेंसरी सेल्स। मैं ये क्यों दो नाम लिख रहा हूं बच्चों, हम पढ़ रहे हैं सेंसरी एपिथेलियम को। सेंसरी एपिथेलियम नाम ही बताता है सेंसेस के लिए यूज किया जाता है। सेंस संवेदना के लिए यूज होता है। तो सेंसरी एपिथेलियम कैसी होती है बच्चों, देखिए मैंने बताया कि दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलमनर एंड न्यूरो सेंसरी सेल्स। फिर से एक बार सुन लीजिए, अच्छी तरह से सुन लीजिए। सेंसरी एपिथेलियम में आपको हार्डली 3 सेंटेंसेस याद रखने हैं। सबसे पहला, सेंसरी एपिथेलियम क्या है, कैसी होती है। इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलमनर एंड न्यूरो सेंसरी सेल्स। तो कॉलमनर एपिथेलियम और न्यूरो सेंसरी सेल्स, जिसे न्यूरॉन भी कहा जाता है, एट द एंड ऑफ यू कैन से दिस चैप्टर विल स्टडी अबाउट दोस। तो न्यूरॉन और जो कॉलमनर एपिथेलियम होती है, इनका मॉडिफिकेशन होता है। तो मॉडिफिकेशन कैसे होता है, मॉडिफिकेशन तभी कहा जाता है जब कुछ चेंज होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। लेट इट बी कॉलमनर एपिथेलियम में सिर्फ एक ही सेल ड्रॉ करता हूँ बच्चों, टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ टाइम। तो ये उसका जो एंटीरियर फ्री एंड है ना, यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बनना शुरू हो जाते हैं। एंटीरियर जो फ्री एंड होता है वहां पे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना बच्चों, ये होते हैं सेंसरी फाइबर्स। क्या होते हैं बच्चों, ये सेंसरी फाइबर्स। तो ये जो सेंसरी फाइबर्स होते हैं ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गन की तरफ जाते हैं, और दूसरा जो एंड होता है इसका, ये कनेक्ट होता है अपने नर्वस सिस्टम से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। तो ये एक तरह की वायरिंग बना देता है, एक तरह का कनेक्शन बना देता है बिटवीन दी सेंसरी ऑर्गन एंड दी सीएनएस। फिर से एक बार बताता हूँ, ये किसके बीच में कनेक्शन बना देता है, सेंसरी ऑर्गन और सीएनएस के बीच में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच में। तो देखते हैं कौन से सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। मुझे लगता है आपको 5th या 6th स्टैंडर्ड से पता होगा कि अपने बॉडी में कितने सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं बच्चों। सेंस ऑर्गन होते हैं 5। तो 2 एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला ऑर्गन है बच्चों नोज। सबसे पहला एग्जांपल है नोज। तो नोज या नाक, नोज में जो सेंसरी एपिथेलियम होती है वो कौन सा काम करती है, कौन सी संवेदना या कौन सा सेंस वो हमें देती है। तो नोज gives us olfaction, sense of olfaction, जो smell, ability of smell होती है ना, to differentiate between two smell, ये काम करती है सेंसरी एपिथेलियम। कहाँ पे, नोज में। और दूसरी होती है बच्चों आईज में। आईज में होती है तो फोटो रिसेप्टर बन जाती है। फोटो रिसेप्टर होती है तो इसका मतलब है हमें देती है वो विजन, तो उसका फंक्शन बन जाता है विजन। अगर वही ग्लैंड हमारी कानों में होती है तो उनका काम बन जाता है बच्चों टू सेंस दी साउंड, तो उसे कहा जाता है ऑडिबल फंक्शन। तो बच्चों डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन दे विल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। 3 सेंटेंसेस याद रखने, सिर्फ 3 सेंटेंस। पहला सेंटेंस सेंसरी एपिथेलियम कौन सी सेल का मॉडिफिकेशन है, तो सबसे पहले आती है कॉलमनर, दूसरी आती है न्यूरो सेंसरी सेल। किस तरह का मॉडिफिकेशन है, तो उसका जो फ्री एंड होता है, इंटीरियर फ्री एंड होता है, वहां पर आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं जिन्हें कहा जाता है नर्व फाइबर्स। और वो कौन कौन से 2 स्ट्रक्चर को जोड़ती है, तो एक सबसे पहली बात, ये सेल्स आपको सिर्फ कौन से ऑर्गन्स में मिलती है, तो सिर्फ और सिर्फ सेंस ऑर्गन्स में मिलती है। जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं उन पर मिलती है।
और कौन सा फंक्शन करती है, तो डेफिनेटली जिस ऑर्गन में है उस ऑर्गन के लिए वो सेंस ऑर्गन के जैसा काम करेगी। तो बच्चों ये था अबाउट द सेंसरी एपिथेलियम। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियम, और जिसका नाम है बच्चों जर्मिनल एपिथेलियम। तो जर्मिनल एपिथेलियम, एज द नेम इज गोइंग टू सजेस्ट यू, जर्मिनल एपिथेलियम, आपने शायद सुना होगा कि ह्यूमन बॉडी में दो तरह की सेल्स होती है। ये जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था टिश्यू, और जो हिस्टोलॉजी हमने पढ़ी थी, डॉक्टर साइंटिस्ट का नाम पढ़ा था बाइकैट, और पूरा थोड़ा सा डिस्कशन किया था डिटेल में। तो वहां पे मैंने बता दिया था कि ह्यूमन बॉडी में दो तरह की सेल्स होती है। एक ऐसी सेल होती है जो गोनाड्स फॉर्म करती है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फॉर्म करती है और रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है, और दूसरी होती है जो कौन सा फंक्शन करती है, अदर देन रिप्रोडक्शन, मतलब बचे हुए सभी फंक्शन अदर देन रिप्रोडक्शन जो करती है उन्हें कहा जाता है सोमैटिक सेल्स। तो कम टू द पॉइंट, जर्मिनल एपिथेलियम आर जर्म सेल्स। जर्म सेल्स, व्हाट आर जर्म सेल्स बच्चों? जो सेल्स रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है उन्हें कहा जाता है जर्म सेल्स। और ये जो जर्म सेल्स होती है कहाँ पर होती है? तो जो गोनैड्स होते हैं, गोनैड्स का मतलब क्या होता है? टेस्टिस और ओवरी, जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, इसमें जो सेल्स होती है उन्हें कहा जाता है जर्म सेल्स या जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स। द ओनली थिंग विच इज डिफरेंट अबाउट दिस सेल इज, ये जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है ना, इनके बारे में एक ही चीज बहुत अलग होती है बाकी सभी सेल्स से। तो बच्चों ये कौन से कैटेगरी में आ गई? जर्मिनल एपिथेलियम। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा मियोसिस एज वेल एज माइटोसिस। बाकी बचे हुए जितने भी टाइप से बच्चों, बाकी बचे हुए जितने भी टाइप से अदर देन जर्मिनल एपिथेलियम, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बच्चों? माइटोसिस होता है। दिस इज द ओनली सेल इन यू कैन से एपिथेलियम या पूरी बॉडी में जहां पे मियोसिस एज वेल एज माइटोसिस हो सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने लोकेशन तो बता दिया, फंक्शन भी बता दिया, टू प्रोड्यूस दी गैमेट्स। तो डिपेंड करता है कौन सा गोनैड है। अगर मेल है तो उसमें गोनैड है टेस्टिस, और वहां पे जो प्रोसेस होगा उसका नाम होगा स्पर्मेटोजेनेसिस। और अगर फीमेल गोनैड है तो वो ऑर्गन होगा ओवरी, और वहां पे फंक्शन होगा वो जेनेसिस, और क्या प्रोड्यूस करेगी? वो एग्स या फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगी। तो बच्चों ये था अबाउट जर्मिनल एपिथेलियम। एज फार एज आर टुडेज लेक्चर कंसर्न, तो हमने सिंपल एपिथेलियम के पूरे 7 टाइप्स आज एक्सप्लेन कर दिए हैं। सॉरी, जो पहले 4 एक्सप्लेन हुए थे वो पकड़कर अभी 7 पूरे टाइप हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो नाउ वी आर मूविंग टू सेकेंड हाफ ऑफ epithelium tissue, and that second half is called as a compound epithelium। बच्चों कौन सा सेकेंड हाफ है epithelium tissue का? तो compound epithelium। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कंपाउंड एपिथेलियम का मतलब क्या होता है। कंपाउंड, इसका मतलब आप केमिस्ट्री से भी ले सकते हो। इफ टू और मोर डिफरेंट थिंग्स एग्जैक्टली सिमिलर, तो यहाँ पे भी वैसा ही है। तो यहाँ पे मीनिंग थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, यहाँ पे टू और मोर डिफरेंट थिंग्स नहीं है, यहाँ पे टू और मोर क्या है? लेयर्स है। तो सिंपल एपिथेलियम का डेफिनेशन क्या था? रिकॉल कीजिए, याद कीजिए। दोज एपिथेलियम टिश्यू विच पोजेसेस सिंगल रो, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे सिंगल को मोर देन 2 कर दीजिए। व्हाट इज द कंपाउंड एपिथेलियम? कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू आर दोज एपिथेलियम टिश्यू विच आर मेड अप ऑफ more than 2 layers called as a compound epithelium tissue। दूसरा जो मीनिंग होता है बच्चों कंपाउंड का, बहुत से टेक्स्ट बुक में इसका मीनिंग नहीं पता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंपाउंड का और एक मीनिंग होता है जहाँ पे 2 से ज्यादा अलग अलग टाइप की, 2 से ज्यादा अलग अलग टाइप की। बच्चों टाइप का मतलब होता है किसी भी टिश्यू में एक ही तरह की सेल्स होती है। अगर किसी टिश्यू में एक से ज्यादा अलग अलग तरह की टिश्यू होती है, सॉरी सेल्स होती है, तो वो टिश्यू को हम कंपाउंड टिश्यू कहते हैं। तो एपिथेलियम के बारे में जो डेफिनेशन एप्लीकेबल है वो है, इफ द टिश्यू इज मेड अप ऑफ मोर देन 1 लेयर ऑफ सेल्स इट इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड एपिथेलियम। तो बच्चों कंपाउंड एपिथेलियम में हमें 2 एग्जांपल्स पढ़ने हैं। एक तो है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम और दूसरा है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो बढ़ते हैं स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम की तरफ। कंपाउंड एपिथेलियम का पहला टाइप जिसका नाम है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। तो बच्चों स्ट्रैटिफाइड समझने के लिए आपको उसके बीच में एक वर्ड है उसे समझना पड़ेगा, स्ट्रैटा।
तो स्ट्रैटा ये वर्ड में बाजू में लिख देता हूँ, सॉरी स्ट्रैटा। तो स्ट्रैटा ये वर्ड का इंग्लिश में मीनिंग होता है लेयर्स, इंग्लिश में मीनिंग होता है उसका लेयर्स। तो ऐसी इपिथेलियम जो लेयर्स से बनी हुई होती है, कितनी लेयर्स, अनकाउंटेबल लेयर्स होती है बच्चों, उसका कोई लिमिट नहीं है, इतनी सारी लेयर्स हो सकती है, बहुत सारी लेयर्स, 25-30 लेयर्स तक भी हो सकती है। तो ऐसी इपिथेलियम जो मोर देन 2 लेयर से बनी हुई है, बहुत सारे लेयर से बनी हुई है, उसे कहा जाता है स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम। एक एग्जांपल के तौर पर उसकी डायग्राम बना देता हूं। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बन गया, और एक लेयर में टुवर्ड्स द बेसमेंट बना देता हूं, तो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम में बना देता हूं। ये देखो बच्चों, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, और इसके ऊपर मैं और एक लेयर बना देता हूं। जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ, एक चीज आपको जरूरी तौर पर वहां पे देखनी है, वो कौन सी है। तो सेल्स जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं हम, वैसे वैसे सेल्स चपटी या फ्लैट होती जा रही है। और एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाने वाला हूँ। तो कलर चेंज कर देता हूँ इंटेंशनली में। देखिए, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ फर्स्ट लेयर है, can you see the red colored nuclei present here? Yes, so these cells are living, these cells are living, ये जिंदा है। दूसरी जो लेयर है उसमें भी मैं न्यूक्लियाई ड्रॉ कर देता हूँ, तीसरी लेयर में भी मैं न्यूक्लियाई ड्रॉ कर देता हूँ, कंसिक्वेंटली चौथी या फोर्थ लेयर उसमें भी मैं न्यूक्लियाई ड्रॉ कर देता हूँ। बट देयर आफ्टर आई वॉन्ट टू ड्रॉ दी न्यूक्लियाई, मैं बाकी की लेयर्स में न्यूक्लियस नहीं ड्रॉ करने वाला हूँ। तो अभी देखिए बच्चों, आप यहाँ पे खुद इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक ऐसी लेयर या ऐसी लेयर्स जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और कुछ ऐसी लेयर्स जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। टुवर्ड्स द बेसमेंट मेम्ब्रेन जो सेल्स है उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और टुवर्ड्स द एंटीरियर एंड अपर सरफेस उसकी तरफ न्यूक्लियस एब्सेंट है। तो जिसमें न्यूक्लियस है उसे कहा जाता है, मैं प्लीज नाम पढ़कर आपको बता देता हूँ टू अवॉइड दी कंफ्यूजन। उसका नाम है बच्चों, अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो उसे कहा जाता है स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम, जर्मिनेटिवम। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्ट्रैटम, स्ट्रैटम का मतलब होता है लेयर, जर्मिनेटिवम, जर्मिनेटिवम। तो जर्मिनेटिवम क्यों कहा जाता है बच्चों? जर्मिनेट करना मतलब क्या? प्रोड्यूस करना। जो सेल, जो लेयर खुद को जर्मिनेट कर सकती है, जो नई सेल को, नई लेयर को पैदा कर सकती है, उसे कहा जाता है जर्मिनेटिवम। तो ऐसी लेयर जो आइदर न्यूबॉर्न है या प्रोड्यूस करती है न्यू लेयर को, उसे कहा जाता है स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम। और जो ऊपर की लेयर से, ऑफ कोर्स जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है, उन्हें कहा जाता है स्ट्रैटम कॉर्नियम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रैटम कॉर्नियम। ओके, तो क्वाइट ऑब्वियस यहाँ पे न्यूक्लियाई एब्सेंट है। तो ये रहा बच्चों किसके बारे में? स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम के बारे में। अब रही बात तो उसके लोकेशन की और फंक्शन की। तो लोकेशन कहाँ पे होता है बच्चों? तो बहुत सारे जो ओरिफिसेस होते हैं, ओरिफिसेस का मतलब होता है ओपनिंग्स। ह्यूमन बॉडी में, एनिमल बॉडी में जो अलग अलग ओपनिंग्स होती है, जैसे कि माउथ है, एनस है, वजाइना है, जो अलग अलग ओपनिंग्स होती है, ईयर्स ले सकते हो आप। तो ये जो ओपनिंग्स होती है ना बच्चों, ये ओपनिंग जो होती है, इनके अंदर की तरफ बहुत बार ये सेल्स या ये टिश्यू पाई जाती है, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। दूसरी बात ये हमारे स्किन का सबसे ऊपर वाला जो सतह होता है, सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है, जिसे हम कहते हैं इपिडर्मिस, तो वो फॉर्म करने वाली टिश्यू भी कौन सी होती है बच्चों? तो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम होती है। तो आई होप यू हैव गॉट स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। अब मैं जा रहा हूँ लास्ट टाइप ऑफ दिस एपिथेलियम टिश्यू, और उसका नाम है बच्चों ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो कंपाउंड एपिथेलियम में दूसरा और आखिरी जो टाइप हमें पढ़ना है, उसका नाम है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ओके, तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम सेकेंड टाइप है कंपाउंड एपिथेलियम में, और आखिरी है एपिथेलियम ये फैमिली में से। तो ट्रांजिशनल का मतलब क्या होता है बच्चों? हर वर्ड, हर एवरी वर्ड सेज समथिंग, वो खुद के बारे में कुछ ना कुछ बताता है। जैसे स्ट्रैटिफाइड बता रहा था लेयर्स, वैसे ही ट्रांजिशनल बताता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? बदलाव, चेंज। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज।
तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम ये कैसे चेंज करती है बच्चों? तो क्वाइट ऑब्वियस है, इसका सिंपल मीनिंग ऐसा निकलता है कि ये जो एपिथेलियम होती है, ये जो एपिथेलिया होती है ट्रांजिशनल एपिथेलिया, ये सेल्स they can undergo change in their shape, they can undergo change in their shape and their structure, and अगर शेप और स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो क्वाइट ऑब्वियस है उसका क्या चेंज हो सकता है, फंक्शन। पर कैसे हो सकता है? तो बच्चों मैं ये बताऊंगा आपको कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम में आपको क्या याद रखना है कि वो चेंज कर सकती है, क्या चेंज कर सकती है, उसका स्ट्रक्चर चेंज कर सकती है, उसका शेप चेंज कर सकती है, और अगर स्ट्रक्चर और शेप चेंज हो जाता है तो क्वाइट ऑब्वियसली उसका क्या चेंज हो जाता है बच्चों, फंक्शन भी चेंज हो सकता है। पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये कैसी सेल्स है जो अपना स्ट्रक्चर बदलती है या फंक्शन सॉरी या आपका अपना शेप चेंज करती है? तो ऐसी सेल जो होती है ये चेंज करने के लिए उसमें एक एबिलिटी होनी होती है, और वो एबिलिटी होती है स्ट्रेचिंग। तो कितनी कितनी यू कैन से अप टू विच कॉन्सेंट्रेशन दे गॉट स्ट्रेच्ड, कौन से पैमाने पर वो स्ट्रेच हो गई है, डिपेंडिंग अपॉन दैट दे विल चेंज देयर शेप, दे विल चेंज देयर स्ट्रक्चर, दे विल चेंज देयर फंक्शन। और रही बात सिर्फ एक ही बात इसमें डिस्कशन करने की बच गई है, और वो है बच्चों ये एक तरह की स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम ही होती है, ये एक तरह की स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम ही होती है। फाइनली उसका लोकेशन है और उसका एग्जाम्पल है। तो बच्चों ऐसे कुछ ऑर्गन्स है जिसमें डिस्टिंक्शन होता है, जिसमें शेप चेंज होता है। मैं एक एग्जांपल दूंगा यूरिनरी ब्लैडर का और यूट्रस का। तो जो यूरिनरी ब्लैडर होता है बच्चों, यूरिनरी ब्लैडर इज द स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट इन लोअर एब्डोमेन। क्या काम करता है? तो जो किडनीज होती है जो फिल्टर करके यूरिन प्रोड्यूस करती है, उससे स्टोर करने का फंक्शन करता है यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर की जो नॉर्मल साइज होती है वो बहुत छोटी होती है, लेकिन उसमें 1 लीटर तक 1000 ml तक यूरिन स्टोर हो सकता है, इवन मोर देन दैट 1.5 लीटर तक का। तो कैसे हो सकता है छोटा सा ऑर्गन इतना सारा ये कैसे स्टोर कर सकता है, यूरिन स्टोर कर सकता है? तो अनलेस एंड अनटिल इट विल चेंज देयर शेप, और जब तक वो स्ट्रेच नहीं होगा तब तक वो ज्यादा यूरिन स्टोर नहीं कर पाएगा। और यही एग्जांपल मैं दूंगा ह्यूमन फीमेल यूट्रस के बारे में, जो बहुत छोटा होता है, हार्डली 5 to 6 सेंटीमीटर का होता है जब वो नॉन कंसीव्ड होता है, और जब उसमें 9 मंथ की प्रेगनेंसी बढ़ जाती है तो उसमें बहुत आप बोल सकते हो स्ट्रेचिंग हो जाता है, उसमें पूरा फिटस ग्रो हो सकता है। तो ये थे बच्चों पूरे एग्जांपल्स कंपाउंड एपिथेलियम के दो टाइप्स में। एक तो था स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम और दूसरा था ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो बच्चों वक्त तो बहुत हो चुका है, क्योंकि हमें एक्सप्लेनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके बाद का जो टाइप है वो है कंपाउंड एपिथेलियम। तो मैं आज के लेक्चर में उसे नहीं इंट्रोड्यूस करूंगा, इसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर लेने वाला हूँ, और कंसिक्वेंटली हमारा लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 14, जहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे अबाउट दी कंपाउंड एपिथेलियम। तो एपिथेलियम के पूरे जितने भी टाइप्स थे वो पूरे यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, और कंपाउंड एपिथेलियम के लिए हम मिलते हैं लेक्चर नंबर 14 में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, स्माइल करते रहिए, और मैं करता हूँ आपको बाय बाय।